नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए निरंतर विश्व इतिहास का हम अध्ययन कर रहे हैं, विश्व इतिहास के तहत बात की जाए तो फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय की विदेश नीति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो लुई नेपोलियन के द्वारा अगर बात की जाए गणतंत्र को समाप्त करते हुए जो फ्रांस में 1852 ईस्वी में जो द्वितीय साम्राज्य की स्थापना की जाती है, उस साम्राज्य के प्रति जो जनता का आक्रोश है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साम्राज्य के प्रति बढ़ता असंतोष। जैसा कि हमने देखा, जो सम्राट नेपोलियन के शासनकाल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। 52 से लेकर 60 ईस्वी तक का, उस समय तक वह उसका शासनकाल निरंकुश शासनकाल माना जाता है। उसके पश्चात जो 1860 ईस्वी से लेकर 1870 ईस्वी का जो शासनकाल होता है फ्रांस में, वह क्या माना जाता है? उदारवादी शासनकाल माना जाता है। उसके तहत हम बात करते हैं कि किन परिस्थितियों में उसके द्वारा जो उदारवादी शासन का प्रयोग किया जाता है। पहले तो वह निरंकुश और तानाशाह होता है, लेकिन उसके पश्चात वह उदारवाद का जो सहारा लेते हुए कई जो फ्रांस की जनता को उसके द्वारा छूट दी जाती है। तो आज उसी के बारे में बात करते हैं कि जो द्वितीय साम्राज्य के प्रति हमने देखा किस तरीके से शुरुआती तौर में जनता इसकी समर्थक होती है जब द्वितीय साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा? लुई नेपोलियन के द्वारा की जाती है तथा अपने आप को सम्राट नेपोलियन तृतीय घोषित किया जाता है। धीरे धीरे जनता की उम्मीदों आकांक्षाओं पे ये खरा नहीं उतर पाता है। इसके अंदर वो प्रतिभा नहीं होती है जो नेपोलियन बोनापार्ट या नेपोलियन प्रथम में होती है, और धीरे धीरे जनता का जो आक्रोश इसके प्रति बढ़ता जाता है। अब सबसे बड़े असंतोष का कारण होता है जिसकी वजह से इसके साम्राज्य के प्रति जो जनता का असंतोष बढ़ता है, उसका मुख्य कारण माना जाता है इसकी विदेश नीति। इसकी फॉरेन पॉलिसी जो होती है वह असफल हो जाती है, जिसके कारण जनता का इस सम्राट नेपोलियन तृतीय से विश्वास उठ जाता है और इसके साम्राज्य के प्रति उनका असंतोष निरंतर बढ़ता जाता है। ऐसी विदेश नीति का पालन इसके द्वारा किया जाता है जिसके समर्थन में फ्रांस की जनता नहीं होती है, जिस कारण से जनता धीरे धीरे इसका क्या करने लगती है? विरोध करती है और जनता के द्वारा अपने आक्रोश को जाहिर किया जाता है। अब बात करते हैं 1852 ईस्वी से लेकर जो 59 ईस्वी तक तो इसका शासनकाल सामान्य शांतिपूर्वक चलता रहता है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आती। यही शासन का सर्वेसर्वा होता है, इसके अनुसार ही जो संविधान का निर्माण कर दिया जाता है और ये एक तरीके से निरंकुश शासक की तरह शासन करता है, ठीक है। लेकिन 1859 ईस्वी के पश्चात जो जनता का आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और जनता के द्वारा जो इसकी नीतियों का विरोध करना क्या कर दिया जाता है? शुरू कर दिया जाता है। अब इस आक्रोश के पीछे जो कारणों की हम बात करेंगे तो विदेश नीति इसका मुख्य कारण होती है, और इसके अलावा जो ये कई मोर्चों पे, आर्थिक सामाजिक मोर्चों पे भी असफल होता है, जिसके कारण जनता के द्वारा क्या किया जाता है? इसका विरोध किया जाता है, ठीक है। अब इसमें जो सबसे पहली जो घटना घटित होती है 1859 ईस्वी, आपको याद होगा जो हमने इटली का एकीकरण पढ़ा था। क्या? इटली का एकीकरण पढ़ा था। तब जो इटली का जो प्रधानमंत्री कौन था? केवूर था सार्डिनिया का। उसके द्वारा जो समझौता किया जाता था किसे? नेपोलियन तृतीय से। जब इटली के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो सार्डिनिया के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था, तो उस वक्त जो ऑस्ट्रिया के खिलाफ जो युद्ध किया जाता है इटली के द्वारा, उस युद्ध में जो फ्रांस के द्वारा किसका साथ दिया जाता है? सार्डिनिया, इटली का साथ दिया जाता है, जिससे फ्रांस की जनता नाराज़ हो जाती है। अब इसके पीछे क्या कारण होता है? इसके पीछे कारण ये होता है कि जो फ्रांस की जनता है उसके जो रोमन कैथोलिक है, जो रोमन धर्म जो बात की जाए, ईसाई धर्म में जो प्राचीन समर्थक है, जो प्राचीन विचारधारा के लोग हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, दो विचारधाराएं इसमें हमें देखने को मिलती है। तो उसी के तहत जो ये प्राचीन विचारधारा के समर्थक लोग होते हैं ये इससे नाराज होते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रिया भी क्या होता है? कैथोलिक धर्म, रोमन कैथोलिक धर्म का समर्थक होता है और उसका साथ फ्रांस के द्वारा नहीं दिया जाता है, जिससे क्या हो जाती है? फ्रांस की जनता जो नेपोलियन तृतीय, सम्राट नेपोलियन तृतीय से नाराज हो जाती है। ये एक मुख्य कारण रहता है, और इसी के दौरान उदारवादी जो लोग हैं वो भी नाराज हो जाते हैं। कैथोलिक ये कैथोलिकों को हमेशा जो अपने पक्ष में रखने के लिए प्रयास करता रहता है, कौन? सम्राट नेपोलियन तृतीय। तो उसी दौरान ये इससे नाराज हो जाते हैं। उसके अलावा
1860 ईस्वी में, कब? 1860 ईस्वी में इसके द्वारा एक व्यापारिक संधि की जाती है। ये व्यापारिक संधि किसके साथ करता है? इंग्लैंड के साथ करता है। अब इस संधि के कारण जो व्यापारिक वर्ग, उद्योगपति वर्ग नाराज हो जाता है। उनके नाराज होने का कारण क्या होता है कि जो इंग्लैंड से आयातित जो सामान होता है उस पे इसके द्वारा शुल्क को कम कर दिया जाता है। इससे यहाँ के व्यापारियों को क्या होता है? नुकसान होता है। फ्रांस के उद्योगपतियों को नुकसान होता है। इसी वजह से जो आयातित शुल्क है उसको कम करने के कारण से जो आयात और निर्यात जो विदेशी व्यापार के तहत किया जाता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जो इंपोर्ट टैक्स इसके द्वारा घटा दिया जाता है, जिससे फ्रांस के उद्योगपतियों को नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से फ्रांस का उद्योगपति वर्ग भी इसके विरुद्ध हो जाता है और नाराज हो जाता है। ठीक है, आयात माल पर शुल्क कम करने की वजह से तो इनको कड़ी प्रतिस्पर्धा यहाँ देखने को मिलती है, व्यापारियों को टक्कर मिलती है, जिससे व्यापारिक वर्ग क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है। अब धीरे धीरे ये नाराज़गी बढ़ती जाती है, तो इस नाराज़गी को कम करने का प्रयास इसके द्वारा किया जाता है। तभी तो इसका शासनकाल 1860 ईस्वी से लेकर 70 ईस्वी का है, वह उदारवादी शासनकाल माना जाता है। अब इसके द्वारा कुछ रियायतें जनता को दे दी जाती है ताकि इसके प्रति विरोध ज़्यादा ना हो, आक्रोश ज़्यादा ना। उस आक्रोश को समाप्त करने के लिए, ठंडा करने के लिए इसके द्वारा ऐसा प्रयास किया जाता है। अब व्यवस्थापिका और सीनेट के जो सदस्य होते हैं, व्यवस्थापिका सदस्य जो कैसे चुने जाते थे आपको पता होगा। उनको वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाता था। पहले जो शासन में जो बात की जाए, निर्वाचन में इसी का हस्तक्षेप रहता है, लेकिन अब उनके सदस्यों को कुछ अधिकार इसके द्वारा दे दिए जाते हैं। उनके अधिकारों में क्या कर दी जाती है? बढ़ोतरी कर दी जाती है ताकि उनका आक्रोश कम हो। इसके अलावा जो सीनेट के सदस्य होते हैं उनके भी अधिकार बढ़ा दिए जाते हैं। तो ये विरोध के कारण जनता इसका विरोध करती रहती है। उस विरोध को शांत करने के लिए इसके द्वारा ऐसा कदम उठाया जाता है। अब धीरे धीरे देखते हम, जनता इसके खिलाफ होती चली जा रही है, जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसमें गणतंत्रवादी है उनका समूह है जो मजबूत होता चला जा रहा है और उनका प्रभाव बढ़ने लग जाता है। जो गणतंत्रवाद के समर्थक होते हैं, शुरुआती तौर में हमने देखा शिक्षा नीति इसके द्वारा ऐसी अपनाई जाती है कि राजतंत्र को किसी तरह का क्या नहीं हो, नुकसान नहीं हो। ठीक है, राजतंत्र कमजोर नहीं हो। लेकिन अब गणतंत्रवादियों का जो बात की जाए, महत्व बढ़ता चला जाता है और उनका प्रभाव भी बढ़ने लगता है। उसके अलावा जो बात की जाए, जो मजदूर व शिक्षित वर्ग है, इनके ऊपर जो समाजवादी कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव भी बढ़ने लगता है। इससे जो इसके प्रति है जो और जनता का आक्रोश बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब उसके अलावा इसके विरोध में सारे एकजुट हो जाते हैं। 1862 ईस्वी में जो कैथोलिक है, गणतंत्रवादी है, समाजवादी है और ऑर्लिया वंश के जो शासक पहले थे वो एक मत हो जाते हैं और एक मत यानी एक तरह संगठित होकर इसका विरोध करने लगते हैं। और इनके द्वारा जो आगे के चुनावों में बात की जाए, व्यवस्थापिका के चुनावों में भी बहुत सारा नुकसान नेपोलियन तृतीय को पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब एक 1863 ईस्वी की जो एक इसकी विदेश नीति के तहत जो पोलैंड के साथ जो घटना घटित होती है, उसी के कारण जनता का विरोध बढ़ जाता है। इसके द्वारा हमने पढ़ा था उस वक्त, अगर बात की जाए तो रूस की मित्रता हासिल करने के लिए इसके द्वारा जो 1863 ईस्वी का जो पोलैंड विद्रोह होता है उसमें ये तटस्थ हो जाता है, पोलैंड का साथ इसके द्वारा नहीं दिया जाता। लेकिन जो फ्रांस की जनता है उसकी भावना पोलैंड के साथ होती है और फ्रांस की जनता चाहती है कि पोलैंड का साथ दिया जाए, लेकिन नेपोलियन तृतीय के द्वारा रूस का साथ प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं किया जाता, जिस कारण फ्रांस की जनता क्या इसके विरुद्ध हो जाती है और फ्रांस की जनता में जो आक्रोश हो जाता है, किसके विरुद्ध? नेपोलियन तृतीय के विरुद्ध आक्रोश हो जाता है। अब इसी आक्रोश के कारण एक नए राजनीतिक दल का जो निर्माण हो जाता है। ये नया राजनीतिक दल 1865-66 ईस्वी में बनता है, जिसको तृतीय दल के नाम से जाना जाता है। ये तीसरा दल बन जाता है जो इसका प्रतिद्वंदी होता है नेपोलियन का, जो नेपोलियन तृतीय का सम्राट नेपोलियन। तो ये तीसरा नया राजनीतिक अखाड़ा इसके विरुद्ध तैयार हो जाता है। सारे लोग इसके विरुद्ध एकजुट हो जाते, चाहे कैथोलिक हो, गणतंत्रवादी हो, समाजवादी हो या ऑर्लिया वंश के लोग हो। अब इनका एकमत होने के पश्चात जो 1869 में जो चुनाव होता है, उन चुनावों में बात की जाए तो सबसे बड़ी सफलता हासिल की जाती है। तृतीय दल के द्वारा 116 सीटें प्राप्त की जाती है, 116 स्थान, और गणतंत्रवादियों द्वारा 140 स्थान। और नेपोलियन जो सम्राट नेपोलियन तृतीय है, इसकी पार्टी को उसमें जगह बहुत कम मिल पाती है। तब मजबूरन जो तृतीय दल का नेता होता है
उसको इसके द्वारा आमंत्रित किया जाता है मंत्रिमंडल बनाने के लिए, और इस तरीके से इनका हस्तक्षेप शासन में बढ़ता चला जाता है। और यहीं से जो संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत कहाँ हो जाती है, फ्रांस में हो जाती है। और धीरे धीरे हम देखेंगे कि इसके कुछ समय पश्चात ही जो सम्राट नेपोलियन तृतीय के साम्राज्य का जो पतन हो, सितंबर 1870 ईस्वी में क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो सम्राट नेपोलियन तृतीय यानी कि लुई नेपोलियन जो सम्राट बन जाता है 1852 ईस्वी में फ्रांस का, उसके पश्चात कुछ वर्षों तक उसका तो शासन सामान्य रहता है 1852 से 1960 ईस्वी तक अगर माना जाए तो। उसके पश्चात जनता का उसके प्रति आक्रोश बढ़ता चला जाता है और जनता के द्वारा उसका विरोध शुरू कर दिया जाता है। और इस विरोध के पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है उसकी जो विदेश नीति की असफलता होती है, जिसके तहत हमने देखा कि जब पोलैंड का विद्रोह होता है तो उसके द्वारा तटस्थता की नीति अपनाई जाती है, जिससे फ्रांस की जनता काफ़ी नाराज़ होती है। और इटली के स्वतंत्रता संग्राम में भी उसके द्वारा जब सार्डिनिया का साथ दिया जाता है ऑस्ट्रिया के विरुद्ध में, तो इससे भी कैथोलिक धर्मावलंबी क्या हो जाते हैं, इससे नाराज़ हो जाते हैं और इस तरीके से जनता का आक्रोश बढ़ता चला जाता है। उसके अलावा जो इसके द्वारा जो इंग्लैंड से व्यापारिक जो समझौता किया जाता है, संधि की जाती है, जिसके तहत इंग्लैंड से आयात होने वाले माल से शुल्क को घटा दिया जाता है, इससे उद्योगपति वर्ग नाराज हो जाता है और ये सारे इसके विरुद्ध एकजुट हो जाते हैं और इसे सत्ता से हटाने का प्रयास शुरू कर देते हैं, जिसके तहत जो व्यवस्थापिका का चुनाव होता है तो तृतीय दल का एक निर्माण हो जाता है, नए राजनीतिक दल का, तो उसके द्वारा भी अच्छी खासी सीटें प्राप्त की जाती है और जिसे मजबूरी में इसे मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करना पड़ता है वहाँ का ओलिवियर जो नेता होता है इस दल का। और इस तरीके से धीरे धीरे संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत फ्रांस में हो जाती है और अंततः इसके साम्राज्य का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। और भी किसी तरह की आपकी जो राय या सुझाव हो वो भी अध्यापन से संबंधित आमंत्रित है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।